जी एक सेकेंड। रेडी हैं आप सबको मेरा नमस्कार। महिला आरक्षण पर बहुत चर्चा हो रही है और जैसा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है, क्योंकि हमने ये लड़ाई बड़े तौर पर लड़ी है, महिला आरक्षण इस देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी और उनके सशक्तिकरण का सबसे जरूरी, सबसे पुरजोर, सबसे सॉलिड माध्यम है। महिला आरक्षण से ज्यादा महिलाएं देश की राजनीति में आएंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होगी, तो इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। क्योंकि महिलाओं की जो लड़ाई है वो लंबी चली, लंबी लड़ी गई और उनको लगातार मायूसी का सामना करना पड़ा। महिला आरक्षण कानून पास हो गया, लेकिन ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि यहां बैठी महिलाएं ये बात जरूर समझेंगी कि किसी ने हाथ में बड़े स्वादिष्ट व्यंजन का एक कौर, एक निवाला दिया, लेकिन मुंह तक लाते लाते उसको छीन लिया गया। क्योंकि आनन फानन में लाए हुए इस बिल का क्रियान्वयन, आनन फानन में लाए हुआ ये कानून असलियत कब बनेगा ये किसी को नहीं पता है। अगर सरकार की ही मानिए तो 2029 से पहले संभव नहीं है। अगर सरकार के कुछ मंत्रियों और सांसदों की बात जो उन्होंने सदन के पटल से कही उनकी मानिए तो 2039 तक, अनदर 16 साल का एक लंबा इंतजार है। और इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसको आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) से लिंक किया है, जिसका कहना है कि 2026 का परिसीमन उसके बाद वाली जनगणना पे होगा। उसके बाद वाली जनगणना 2031 की है और वो जनगणना होते होते, परिसीमन कमीशन बनते बनते, डिलिमिटेशन होते होते 34 आ जाएगा, 39 तक ही क्रियान्वयन होगा। सरकार खुद स्वीकार कर रही कि 29 से पहले नहीं होगा। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया, तामझाम किया गया, साजोसाज की गई, बड़े लोगों ने वाहवाही की, लेकिन असलियत यह है कि अभी इसमें लंबा इंतजार है। और इसीलिए जिन महिलाओं को लग रहा था कि भागीदारी होगी, जिन महिलाओं को सशक्तिकरण की उम्मीद थी, इस देश की आधी आबादी अपने आप को थोड़ा सा ठगा महसूस कर रही है। क्योंकि उनको एक झुंझुना दे दिया गया, वो आप बजाते रहिए, जब होगा आरक्षण तब होगा। और ओबीसी महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। ओबीसी महिलाओं पर एक शब्द नहीं बोल रही है सरकार। तो एक बात साफ है कि राज्यों में अपनी हार को देखकर, इंडिया गठबंधन की ताकत को देखकर, आने वाली आगामी हार को देखकर और अडानी पर कोई जांच ना आ जाए उसको देखकर, पहले तो इंडिया बनाम भारत का अनर्गल डिबेट चलाया सरकार ने। फिर समझ में आ गया कि ये तो बैकफायर कर गया। आक्रोश दिखा लोगों में। मां को चाहे भारत बुलाइए, चाहे इंडिया बुलाइए, चाहे हिंदुस्तान बुलाइए, उसकी तौहीन नहीं सहेगा देश। तो फिर हुआ कि लाओ भाई फटाफट महिला आरक्षण ले आओ। बिना सोचे समझे एक महिला आरक्षण आ गया। अभी 10-12 साल का इसमें वेट कर दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, और आपके माध्यम से ये बात मैं कहूंगी कि ये कहीं 15 लाख हर बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ सालाना रोजगार, किसानों की दुगनी आय, 100 स्मार्ट सिटी, रुपए डॉलर का एक मूल्य, 40 रुपए लीटर पर बिकने वाला पेट्रोल और चीन को दिखाई जाने वाली लाल आंखों का जुमला तो नहीं है। क्योंकि अभी जहां तक है जुमलावीर जुमला ही देते हैं, तो महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ भी जुमले का काम कर दिया गया। खैर, ये जो बिल है ये सार्वजनिक जीवन की महिलाओं को और संसद के पटल पर महिलाओं को ये ताकत देगा,
ये जब भी आएगा, जब भी क्रियान्वित होगा, ये ताकत जरूर देगा कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की, जो चुनी हुई सांसद है, महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनकी सुरक्षा की और उनके खिलाफ हो रहे अपराध पर बेखौफ होकर, बेबाक होकर बोलेंगी और न्याय की उम्मीद और गुहार लगाएंगी। मेरी आशा है कि जब यह बिल क्रियान्वित हो जाएगा, जब महिलाएं नए सांसद बन के आएंगी, तो वो एक नजीर पेश करेंगी। वो देश को और दुनिया को दिखाएंगी कि महिला सांसद बनकर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। वो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगी। ये एक फोटो है, ये भाजपा की तमाम वो महिला सांसद हैं। जब ये बिल पास हो गया तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनका अभिवादन किया और साथ में ये तस्वीर खिंचवाई। अच्छा लगता है ये तस्वीर देखकर, सच मानिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। महिलाओं को सशक्त देख के कौन खुश नहीं होता। देश की आधी आबादी है, हम इस आबादी का हिस्सा है। बहुत अच्छा लगा इस तस्वीर को देखकर, मन वाकई में खुश हो गया। लेकिन इन्हीं सशक्त महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर सतत लगातार चुप्पी देखकर वो सारी खुशी क्षोभ में, दुख में और कहीं पर तरस में बदल गई। इतनी सशक्त महिलाएं, देखिए जरा, इनसे ज्यादा सशक्त दूसरी कोई महिलाएं पूरे देश में नहीं होंगी। और ये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रही अराजकता पर एक शब्द नहीं बोल सकती हैं। ये सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल नहीं पूछ सकती कि हमारी बहनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये है वो महिलाएं जिन्होंने पिछले 9.5 सालों से अपनी आंखों पर पट्टी और मुंह पर ताला लगाया हुआ है। तो सशक्तिकरण का ये जो रूप है, ये एक्चुअली मौन, चुप्पी और सत्ता की लोलुपता की दूसरी तस्वीर है। मैं आशा करती हूं कि इस कानून के बनने के बाद जो महिला सांसद, जो महिला नेत्रियां सदन में आएंगी, वो 2018 में जब कठुआ में एक 8 साल की बच्ची को नशे की दवाई देकर 1 हफ्ते तक उसका सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या हो जाती है, और उसके बाद भाजपा के लोग आरोपियों के साथ खड़े नजर आते हैं, उस पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगी। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं रहेंगी, वो न्याय की मांग करेंगी कठुआ की उस 8 साल की बच्ची को लेकर। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद सदन में आएंगी, वो इन महिला सांसदों की तरह कुलदीप सिंह सेंगर, जो हत्या और रेप के आरोपी नहीं दोषी पाए गए, उनको हटाने की तुरंत गुहार लगाएंगी, कोर्ट की टिप्पणी का इंतजार नहीं करेंगी। वो अपने साथी सहकर्मियों से कहेंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए, उनके घर का चक्कर लगाना, उनका चरण वंदन करना, उनका महिमा मंडन करना बंद कर दो। वो आशा करेंगी कि जिस बच्ची के पिता, उनके चाचा, उनकी मौसियों की ट्रक दुर्घटना में हत्या हो जाती है, वो कैसे हो जाती है। वो नई महिला सांसद इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं बैठेंगी। मैं आशा करती हूं कि जो आने वाली भविष्य की महिला सांसद हैं, वो 2020 में जब शाहजहांपुर में भाजपा के नेता चिन्मयानंद के खिलाफ एक लड़की यौन शोषण का आरोप लगाएगी, तो वो चुप नहीं बैठेंगी, वो अपनी आवाज और अपना स्वर उस पीड़िता के स्वर में मिलाएंगी। मैं आशा करती हूं, और ये भयावह था, लेकिन मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद आएंगी, वो इन महिला सांसदों की तरह भाजपा की हाथरस में जब एक 19 साल की बेटी का बलात्कार हो जाता है, बर्बरता होती है, उसकी मृत्यु के बाद 2:30 बजे रात को बिना उसके परिवार के जब उसको पुलिस और प्रशासन फूंक देते हैं, तो वो अपनी आवाज उठाएंगी। वो कहेंगी अपनी सरकार से कि आप पीड़िता का चरित्र हनन मत कीजिए।
वो कहेंगी अपनी सरकार से कि प्रशासन के माध्यम से उनके परिवारों को डराइए मत, धमकाइए। वो ये कहेंगी, वो चुप नहीं रहेंगी इन महिला सांसदों की तरह। मैं आशा करती हूं कि जब नई भविष्य की महिला सांसद आएंगी तो वो लखीमपुर में पंचायत चुनाव में एक जनप्रतिनिधि के चीरहरण पे अपनी आवाज बुलंद करेंगी, वो चुप नहीं बैठेंगी। मैं आशा करती हूं कि जब अंकिता भंडारी की उत्तराखंड में हत्या की जाएगी, जब उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जाएगा और जब वो मना करेगी और जब भाजपा के नेता का बेटा उसकी हत्या करेगा और प्रशासन सारे सबूत मिटाने के लिए होटल पे बुलडोजर चला देगा, तो ये महिला सांसद कुछ बोलेंगी, इन महिला सांसदों की तरह चुप नहीं रहेंगी। यह आशा है मेरी इस देश की आधी आबादी, इस देश में आने वाली नई महिला नेत्रियों से। मैं आशा करती हूं कि जो नई महिला सांसद इस सदन में चुनकर आएंगी, वो देश की सबसे होनहार बेटियों को रोते हुए बिलखते हुए जब देखेंगी, जब वो देखेंगी कि उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, जब वो देखेंगी कि महीने भर से ऊपर ये बेटियां जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, गर्मी और धूप में बैठकर, बारिश के बीच में बैठकर आंदोलन कर रही हैं, वो जब सुनेंगी उनके यौन शोषण के आरोप, तो वो अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व से कहेंगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत पार्टी से निकाल फेंकिए। वो आंख पर पट्टी बांधने का इन महिला सांसदों की तरह काम नहीं करेंगी। मैं आशा करती हूं कि ये जो नई महिला सांसद आएंगी सदन में, वो इन महिला सांसदों की तरह मणिपुर पर मौन नहीं रहेंगी। मणिपुर पर जब नग्न औरतों को घुमाया जाएगा, जब आदमखोरों की भीड़ उनके शरीर को छलनी छलनी करेगी, उनके शरीर को छुएगी, तो ये नई महिला सांसद अपनी आवाज उठाएंगी। 78 दिन तक एक भयावह वीडियो का इंतजार नहीं करेंगी। वो पूछेंगी प्रधानमंत्री से, वो पूछेंगी गृह मंत्री से, वो पूछेंगी मुख्यमंत्री से कि आपकी नाक के नीचे इस देश की बेटियों के साथ ये हुआ और 78 दिन तक आप मौन और शांत क्यों रहे? क्योंकि अगर कोई महिला इन सब बातों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, अगर कोई महिला इन सब बातों पर मौन नहीं तोड़ती है, तो उसको सदन में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर आप आधी आबादी के नुमाइंदे हैं, तो सबसे पहले आपको आधी आबादी की सुरक्षा, उनके खिलाफ अपराध, उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार, उनके खिलाफ हो रही बर्बरता और उनके खिलाफ जिन लोगों ने किया है उनको मिल रहे राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ बोलिएगा, जो इन महिला नेत्रियों ने दुर्भाग्यवश नहीं किया। मैं आशा करती हूं कि भारत जो वीरांगनाओं की भूमि है और एक से एक वीरांगनाएं हुई यहां, भारत जहां पर मां के पैर में जन्नत और स्त्री को देवी का दर्जा दिया जाता है, वो स्त्री को उसके वजूद को पहचानेगा और ये महिला नेत्रियां जो चुप रही, ये सबक सीखेंगी। आने वाली महिला नेत्रियां, आने वाली महिला सांसद, मैं आशा करती हूं कि अत्याचार को देखकर चुप नहीं रहेंगी, वो बर्बरता को देखकर मौन नहीं रहेंगी, वो बोलेंगी, वो बेखौफ होंगी, वो निडर होंगी, वो अपनी सत्ता की लोलुपता के पीछे नहीं छुपेंगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अत्याचारी कौन है, उनको यह फर्क पड़ेगा कि अत्याचार एक महिला पर हुआ है, जो दुर्भाग्यवश इन हंसते हुए चेहरों ने कभी नहीं किया। I will very briefly make a statement in English on this, and then I will take your questions. The Women's Reservation Bill is a long-awaited judgment, on the empowerment of women, a long-awaited legislation that has been passed. We welcome its passage. We obviously have serious issues with how delayed it's going to be, because this looks like yet another tall promise that may not see the fruition of day. You never know when it happens. According to the government's own admission, it will not happen before 2029. According to what some MPs and ministers of the government have said in the House, it's linked to
delimitation and census and delimitation of 2026 according to Article 82 and 81(3) of the Constitution cannot happen before the census of 2031. So realistically speaking, are we going to wait up until 2039? Because it looks like there was a carrot that was dangled for the women of this country, and then they were told, wait and wait for much longer. And of course, not a word on women coming in from the backward classes, something that we have been completely talking about, the backward castes completely missing. But what is missing most, and I want to say here, when a woman gets elected to parliament, and parliament is our highest decision-making body, when a woman gets elected to parliament, each one of us expects her to speak against injustice meted out to other women, to speak against gruesome crime that happens to other women, to speak for fairness for other women, to speak for equality, to speak for justice, and most of all, to speak for women to be empowered. I saw a picture. It's a beautiful picture, actually. It's a picture of BJP's women MPs. They all thronged around Mr. Modi, congratulating him after the Women's Reservation Bill was passed. It's a picture that makes all of us happy. I was very happy to see this picture. But the moment I thought about how each one of these women, not one, not two, but each one of these smiling faces have kept conspicuously quiet each time a gruesome crime has happened against some woman or the other across the country, it hangs my head in shame. Because I was expecting that women like them, and they are the most empowered, the most powerful women of this country, elected to the highest decision-making body, that is India's parliament. They kept quiet each time incidents of crime happened to women across the country. And so I expect that new members of parliament, new women who will be elected to our legislatures, are not going to keep quiet when an 8-year-old is going to be drugged, brutally raped and murdered in Kathua. She is not going to stand up for those who are perpetrators of this crime. She is going to ask for justice, unlike what these women did. I do hope that the new MPs who are women who get elected are not going to keep quiet when Kuldeep Sengar is found guilty, not charged, but guilty of rape and murder. They are not going to keep quiet when a 19-year-old level serious charges, her father, her uncle, her aunts die in the process. They are not going to wait for the High Court to give its observations, and only then will law enforcement move against Kuldeep Singh Sengar. I do hope they will not keep quiet, unlike these women, when sexual exploitation charges are leveled against Chinmay Anand in Shahjahanpur. I hope they will not keep quiet when elected representatives are disrobed and their clothes are torn in Lakhimpur, unlike these women who did not say a word. I do hope they will not keep quiet when Ankita Bhandari is forced for sexual exploitation, and when she refuses, she's murdered brutally. And to ensure there is no proof that will trace it back to the BJP leader, the entire hotel is bulldozed. I hope they will ask for justice, because these women in our legislatures have not done that. I do hope that the new women MPs are not going to keep quiet when they see India's most decorated athletes being dragged on roads. They have brought us maximum glory. They will not keep quiet when they are dragged on roads, mercilessly beaten up, because they level sexual exploitation charges against one of BJP's MPs. I hope the new members of parliament are going to speak against the BJP, are going to speak against the leadership and say a man like Brij Bhushan Sharan Singh, who's charge-sheeted for sexual exploitation, cannot be a part of our decision-making, cannot be our colleague in parliament. I certainly do hope that the new members of parliament are not going to keep quiet when a Dalit girl, all of 19 years, is raped, murdered, and burnt without the presence of her family at 2:30 in the morning in Hathras.
Because these women legislators did not do that. These women legislators did not say that what happened in Hathras was a shame on humanity. It was a blot on being a woman. They did not raise their voice on the fact that there was victim shaming, that the UP police and the UP administration and the BJP leaders continued to say there was no rape. And I do certainly hope that the new legislators, the new MPs who come to parliament are not going to keep quiet when two women are paraded naked in Manipur. I hope they will not keep quiet for 78 days and they will raise the questions to the Prime Minister, to the Home Minister, to the Women and Health Minister, to the women departments in this country. I do hope they will ask, what is our double-engine government doing in Manipur? I do hope they will ask the Women Commission, why did they not lodge a complaint? Because when you elect women, you expect them to speak for other women, to speak for one half of humanity. You expect them to voice their opinion and ask for justice when women are denied justice across the country. You don't expect them to be mute spectators with smiling faces for cameras and not speaking a word for another woman in this country. Women in the BJP who have been elected to parliament, with all due respect to the election, have really let down half the country's population. They did not speak on gruesome crimes. They did not speak on political patronage. They did not speak when women across the country were made to suffer, made to humiliate. And I do hope the Women's Reservation Bill and whoever gets elected is going to change that. आपके सवालों का स्वागत है. पहले सुओ मोटो पर प्लीज. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बात मत सुनिए, अपने ही नेताओं की बात सुन लीजिए. इस देश की एक बड़ी आबादी ओबीसी है और वो बड़ी आबादी आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप कास्ट सेंसस कराएंगे. 2011 का जातिगत जनगणना का डेटा आपके पास है, उसको रिलीज करिए. नया जातिगत जनगणना कराइए. ये पूरे देश से एक आवाज उठ रही है. लोगों के अनुसार 50 से ज्यादा % ओबीसीज हैं इस देश में और वो अपने हक की, अपने हुबूब की बात कर रहे हैं. उसको क्यों डिनाई किया जा रहा है? उमा भारती एक अकेली नेता नहीं है. भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जो दबी जबान से लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पिछड़ों के लिए, लेकिन जब पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा आया, जब उनके सशक्तिकरण का मुद्दा आया, जब पिछड़ों को नीति निर्माण में मौका देने का मुद्दा आया तो चुप रह जाते हैं. मैं आपको एक आंकड़ा दे देती हूं. हमारी 4 राज्यों में सरकार है, हमारे 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं. इंडिया अलायंस की 11 राज्यों में सरकार है, हमारे 6 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं. भाजपा की 10 राज्यों में सरकार है, 1 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है. उनकी भी जल्दी ही विदाई होने वाली है. यह भाजपा का असली चेहरा है. जैसा कि राहुल जी ने कहा, 90 सचिवों में से 3 सचिव मात्र ओबीसी वर्ग के हैं, सबसे कमतर मंत्रालयों के, जिनके पास सबसे कम बजट है. ऐसा क्यों है? ये पक्षपात क्यों? और अगर आप वाकई में हितैषी हैं तो बड़ी पोजीशंस पर, नीति निर्माण पर, क्रूशल पोजीशंस पर बैकवर्ड क्लास के लोगों को रखिए. वो आप नहीं करते. ऐसा क्यों है? मैम, जैसे कि आपने तस्वीर साझा की और ये दिखाया कि तमाम सांसदों, महिला सांसदों के साथ में मोदी जी की फोटो है, पर जो देश की आयरन लेडी कहलाती हैं, जो सवाल पूछती हैं हुकूमत से, सोनिया गांधी मैम हुई, मायावती हुई, ममता बनर्जी हुई, तमाम लोगों को बुलाया गया, पर ये जो देश का नाम रोशन है जिनकी वजह से, वो महिलाएं इस तस्वीर में कहीं नहीं दिखी. पर यही स्मृति ईरानी कहती हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के सक्सेस के कई फादर होते हैं. क्या होते हैं? सक्सेस के कई फादर होते हैं. देखिए, स्मृति ईरानी जी के लिए विशेष तौर से मैं ये बोलना चाहती हूँ, इस तस्वीर में वो भी नजर आ रही हैं. वो तो महिला बाल विकास मंत्री हैं. वो सिर्फ और सिर्फ जब राहुल गांधी जी के खिलाफ जहर उगलना होता है तब बोलती हैं
चाहे मणिपुर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे कठुआ हो, चाहे लखीमपुर हो, उनका मुंह ही नहीं खुलता है महिलाओं के खिलाफ अपराध पर। वो महिलाओं के खिलाफ अपराध पर वॉटअबाउटरी करती हैं। आप मत बोलिए, ये मैं मान सकती हूं, लेकिन आप मुंह खोलकर वॉटअबाउटरी करिए महिलाओं के खिलाफ अपराध पर, यह सहन नहीं है। और यह सच है कि महिला आरक्षण का जो बिल था उसका 27-28 साल से इस देश की आधी आबादी ने इंतजार किया। यह सच है 12 साल पहले इसको राज्यसभा में हमने पारित कराया था। यह भी सच है कि 1989 में जब राजीव जी पहली बार लोकल बॉडी इलेक्शंस में महिला आरक्षण के प्रपोजल को लेकर आए तो लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में 7 वोटों से हार गया। और उनको हराने वालों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री जसवंत सिंह और श्री राम जेठमलानी जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल थे। तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स बोला जाए। मुझे लगता है हमारी पार्टी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, हमने अपने संविधान को अमेंड किया कि 50% से जो हमारा सीटों पे आरक्षण है उसमें महिलाएं, युवा, दलित, शोषित, वंचित समाज, ओबीसी के लोग उसमें सम्मिलित हो सके। ऐसा भाजपा भी करके दिखाए। मैम, इससे अलग एक सवाल है। अगर इस पर कोई और सवाल है तो पहले ये ले लेते हैं, फिर मैं आ जाती हूं आपके पास। जी हाँ, इस पे है सवाल। मैम, जैसे कि ये तस्वीरें साझा की गई, तमाम बातें बोली गई स्मृति ईरानी, तो क्या जब देश के प्रधानमंत्री ही महिला के मुद्दों पर खामोश रह जाते हैं तो क्या इन महिलाओं से उम्मीद की जा सकती है कि ये बोलेंगी? और फिर इसमें यह भी बोल दिया गया अमित शाह जी द्वारा कि अगर कल को वायनाड की सीट जो है वो महिला आरक्षित हो जाती है तब कांग्रेस कहेगी कि हमला कर रहे हैं। मुझे लगता है सदन में बोलने की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को भंग होते हुए हम सब ने देखा, उसके तार तार होते हुए हमने देखे जब वो शब्दों का प्रयोग कल सदन में हुआ जो कि 2 लफंगे सड़क पर लड़ते हुए ना बोले। जिस तरह का वक्तव्य अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, आपको लगता है ये संसदीय भाषा है? कर दीजिए कोई भी सीट आप। मैं तो चैलेंज करती हूं मोदी जी विंध्यास के नीचे एक चुनाव लड़ने पहुंच जाएं, लड़ नहीं पाएंगे मोदी जी, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। तो असलियत यह है कि महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं कि जब वो सदन में पहुंचेंगी तो वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के महिलाओं के हक की बात करेंगी। फोटो खिंचाना आसान है, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ना मुश्किल है। इन महिलाओं ने वो लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने अपना टाइम संसद में जाया किया क्योंकि जब जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ अगर इन्होंने आवाज उठाई होती तो अत्याचार होता नहीं। और प्रधानमंत्री जी का मौन तो बहुत फेमस है, वो हर मुद्दे पर मौन ही रहते हैं। अगर हमारे जांबाजों की शहादत हो जाती है कश्मीर में, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। 36 सेकंड की बाइट देकर इधर उधर की बात करने लगते हैं। प्रधानमंत्री जी का मौन तो खैर जग जाहिर है। जी मैम, बिफोर द 2024 जनरल इलेक्शन एंड द 5 स्टेट्स असेंबली इलेक्शन, मनीष तिवारी राइज वेरी वैलिड क्वेश्चन अबाउट ईवीएम। उनका कहना है कि भारत का जो लोकतंत्र है ये इतना सबल और सामर्थ्यपूर्ण है कि इसको सिर्फ इस निश्चितताओं के साथ नहीं छोड़ा जा सकता है कि जो प्रौद्योगिकी है, जो मशीनें हैं, वो भगवान की तरह है और हम उस पर विश्वास कर लें। इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो इसको प्राइम एजेंडा में शामिल करें और हमें मतदान जो है वो मतपत्र के जरिए करने की ओर बढ़ना चाहिए। I think this is a call that all allies in the India alliance will discuss and take. I think this is his opinion. I respect his opinion, but I don't think I'm going to hear wax eloquence on what he has said. Anything else और कोई मुद्दा? जी सुप्रिया जी, जिस तरह से जो है परसों भाजपा सांसद ने दानिश अली के खिलाफ जो टिप्पणी की उसको लेकर जो है टीएमसी, एनसीपी और कनिमोझी जिन 3 सांसदों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की जो एक शुरू करने नोटिस दी। क्या कांग्रेस भी ऐसा करेगी? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, इस देश को जोड़ने वाले राहुल गांधी जी कल दानिश अली जी के घर एकाएक पहुंच गए और उनका पहुंचना एक उम्मीद, एक एतबार जताता है कि इस देश में कोई है जो कितनी भी नफरत हो जाए, कितना भी अन्याय हो जाए, जिसके खिलाफ अत्याचार होता है उसके साथ अन्याय के प्रतिकार में खड़ा है। मुझे लगता है बहुत उम्मीद जगी जब राहुल जी वहां पर गए।
जहां तक आपने ये बात बोली कि बिल्कुल हम हर चीज के साथ हैं, जहां पर अन्याय होगा उसके खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन आज इस देश को भी विचार करना है। हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे, हमने चिट्ठियां लिखी, ये एक अलग बात है। इस देश को विचार करना है कि जो पुड़िया आरएसएस की व्हाट्सएप पर, भाजपा के नेताओं के दफ्तरों में, आरएसएस की शाखाओं पर बोली जाती थी, जो थोड़ी बहुत अब टीवी डिबेट पर भी दिखने लगी, वो भारत के सदन पर पहुंच गई। उस आदमी ने ऐसे शब्द बोले जिनको मैं यहां रिपीट नहीं कर सकती हूं, और पीछे बैठे दो पूर्व केंद्रीय मंत्री अट्टहास कर रहे थे कि मानो क्या चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। उनको रोकने की कोशिश और प्रयास भी नहीं किया गया, और ऐसी भद्दी भाषा बोलने वाले सांसद को तो तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। गहरी सांस ले ले तो आजकल विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, उनको बस मीठी सी फटकार लगाकर बोल दिया गया, चेतावनी दी जा रही है। आज तो हर इंस्टीट्यूशन टेस्ट पर था। यह अग्नि परीक्षा लोकसभा के स्पीकर की भी है, यह अग्नि परीक्षा इस देश के सदन की है कि कैसे एक व्यक्ति को समुदाय विशेष के आधार पर इस तरह की बातें की जा सकती। क्या ऐसा व्यक्ति हमारे सदन में रहने लायक है? आज सवाल इस बात का है। और यह दिखाता है कि जिस नफरत को वो फैलाते हैं, उनको अब फर्क ही नहीं रह गया है कि सड़क पर भी वही नफरत फैला रहे हैं और भारत के सदन में भी उसी भाषा पर बात कर रहे हैं। इसी नफरत के खिलाफ, इसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी जरूरी है, और वही काम कल राहुल जी ने किया। वेट फॉर अ मिनट। चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी वाइफ से रिलेटेड एक करप्शन को उजागर किया था। आपके जो नेता हैं गौरव गोगोई के खिलाफ अब हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने 10 करोड़ रुपए के मानहानि का मामला दर्ज कराया है। जो मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जो सब्सिडी मिली थी, उसी का मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया क्या? जिस तरह की भाषा हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं और जिस तरह के गंभीर आरोपों में उनका परिवार घिरा हुआ है, पहले उससे बाहर निकले। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कब ले रही है? मणिपुर की 5 वादियों में कर्फ्यू लगा हुआ है। परसों शाम को इम्फाल में कर्फ्यू लगा है। इधर उधर की बहकाने वाली बातों से आपको लगता है मणिपुर का सच छुप जाएगा? इंटरनेट रिस्टोर करेगी? जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको कब हटाया जाएगा? मणिपुर में हालात सामान्य कब होंगे? मणिपुर प्रधानमंत्री जाएंगे कब? मणिपुर के बच्चों और महिलाओं को यह आश्वासन कौन देगा कि आप सुरक्षित हैं? मणिपुर में हिंसा और नफरत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, आर्मी की यूनिफॉर्म के लोगों को पीटा जा रहा है, आर्मी के एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, और आप कह रहे हैं इंटरनेट रिस्टोर कर दिया जाएगा। ये शिगुफे को सरकार को छोड़ने दीजिए, आप लोग इसको लेके क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? I ask Mr. JP Nadda that if you have the courage and if you have any respect for India's parliamentary democracy, what are you doing about Ramesh Bidhuri? Get him to answer that question. Take all your agency cameras that you take and chase opposition, get them to answer that one question. What is JP Nadda doing about Ramesh Bidhuri? And unless and until he doesn't act against an MP who was openly spewing hate speech, Mr. Nadda should remain quiet. Mr. Nadda जी एक काम में पारंगत हैं। हवाई अड्डे पर जाकर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए वो काम करें तो अच्छा रहेगा। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इस बात का पता लगना जरूरी है। अन्यथा वो कुछ भी बोले, उनसे सवाल कीजिए आप लोग। यस। Related to women's reservation bill, and the party president Khadge is in Jaipur, where he said that President Draupadi Murmu was not invited for the inauguration of the new parliament. This was an insult to the women president of the country. And back when the foundation stone was laid for the new parliament, Ramnath Kovind, the then president, was also not invited. Is it because he is untouchable? How do you react to it? I think the fact that the Congress president has said something as poignant and serious as this
should stir a lot of our souls, because the Congress president himself comes from an extremely marginalized community, from an extremely humble background, and I'm extremely proud about the fact that he rose through the ranks through his sheer hard work and determination. He has electoral success to back him for 55 years, and for him to say that this has happened, it actually must hang our heads in shame, and he's absolutely right. When the foundation was being laid for India's parliament, then President Ramnath Kovind ji was not invited. When the parliament was inaugurated, Srimati Draupadi Murmu ji was not invited. She's India's first citizen. She was not invited when the women's reservation bill was being moved, or when this whole shift from the old to the new parliament happened. And according to Article 56, if I'm not wrong, of the Constitution of India, the parliament constitutes of only 3 people: the President of India, the Lok Sabha, and the Rajya Sabha. One part of India's parliament was completely missing. You cannot elect somebody and cannot keep talking about her humble background, and cannot keep talking about her being a tribal woman, and not invite her and make her a part of the grand celebration of our democracy. I think Mr. Kharge is absolutely right. मैंने वो ट्वीट पढ़ा जिसका आपने जिक्र किया है. मुझे लगता है मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग सत्ता की लोलुपता में उस हद तक गिर चुके हैं कि अब उनका उठना भी संभव नहीं है. मुख्तार अब्बास नकवी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था जब रमेश बिधूड़ी ने एक व्यक्ति को उसके समुदाय विशेष को लेकर गंदी गंदी भद्दी सड़क छाप गालियां दी थी. और मुख्तार अब्बास नकवी को बहुत दिखा जब राहुल जी उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाने, उनका साथ देने, उनका ढांढस बंधाने पहुंचे. शर्म आनी चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी को, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से आते हैं, इसलिए क्योंकि वो भारत की सदन के सदस्य रह चुके हैं. धन्यवाद बहुत बहुत. थैंक यू वेरी मच.